शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 150, जो कि हमारे पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी से संबंधित है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करने से पहले ऊपर दी गई सभी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखनी है। सबसे ऊपर आप लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 150, दिनांक 21 जनवरी 2021। पाठ्यपुस्तक आपकी रिमझिम है, कक्षा 4, सेक्शन आपका ABC, उसके स्थान पर आप लिखेंगे अ, ब या स। पाठ हमारा सुनीता की पहिया कुर्सी है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यानी यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए हल करते हैं आज की हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। लिखते समय भी इस थोड़े समय के ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अगर हम विराम का उचित प्रयोग न करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अरे अरे, रुकिए रुकिए रुकिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, बिल्कुल भी बीच में नहीं रुक रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। अभी हम आराम आराम से पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम बीच में नहीं रुकेंगे, अपनी बात को लगातार कहते रहेंगे तो ना ही हम उसको किसी को समझा पाएंगे और ना ही हमारी बात जो सुन रहा है वो समझ पाएगा। इसलिए रुकना बहुत ज़रूरी है अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने के लिए। आइए इन्हीं पंक्तियों को अब आराम आराम से पढ़ते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। लिखते समय भी इस थोड़े समय के ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसे हम बोलते समय बीच बीच में थोड़ा सा रुकते हैं ताकि अपनी बात को दूसरे को अच्छी तरीके से समझा सके, वैसे ही जब हम लिखते हैं तो लिखते समय भी बीच बीच में हम रुकने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगर हम विराम का उचित प्रयोग न करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यानी कि अगर हम विराम सही नहीं लगाते हैं तो हमारे वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। उदाहरण के लिए इन दोनों वाक्यों को पढ़िए। रोको और रोको के बाद हमने कोमा लगाया है। मत जाने दो, रोको मत जाने दो। और ख भाग को पढ़िए, रोको मत जाने दो। दूसरे वाक्य में हमने मत के पीछे कोमा लगाया है और पहले वाक्य में हमने रोको के पीछे कोमा लगाया है, और दोनों ही वाक्यों का अर्थ अपने आप में अलग अलग है। पहले का अर्थ है रोको मत जाने दो, यानी उस व्यक्ति को रोक लो, उसको जाने मत दो। और दूसरे वाक्य को अगर हम पढ़ते हैं रोको मत, यानी उसको रोकना नहीं है, जाने दो, उसको जाने दो। तो जो हम विराम चिन्ह लगाते हैं उसके प्रयोग से हमारे अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है। क्या आपने देखा कि एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से दोनों वाक्यों के अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया है? एक वाक्य में रोकने की बात कही जा रही है और उसी प्रकार के दूसरे वाक्य में रोकने की बात नहीं की जा रही है। वाक्य रचना में विराम चिन्हों का बड़ा महत्व है। तो आइए बच्चों, आज हम जानते हैं कि हम वाक्य रचना में किस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए सीखते हैं कि लिखते समय इन विराम चिन्हों को किस प्रकार दर्शाया जाता है। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार से हैं। इन विराम चिन्हों को देखने से पहले आइए इस चित्र को ध्यान से देखते हैं। अरे, यहाँ पेड़ पौधे क्यों सूख गए? क्या पानी नहीं आता? आप देख रहे हैं इस चित्र में कुछ व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं और एक व्यक्ति कहता है, अरे यहाँ पेड़ पौधे क्यों सूख गए? क्या पानी नहीं आता? दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं आता है। नहीं के बाद क्या लगा है? विराम चिन्ह, यानी कोमा का प्रयोग हमने किया है। और तीसरा व्यक्ति कहता है, नहीं आता है, यानी नहीं आता है। तो नहीं आता है, नहीं के पीछे कोमा लगाने से और नहीं आता है कोमा ना लगाने से दोनों ही वाक्यों का अर्थ पूरी तरह से बदल गया है। इसीलिए विराम चिन्ह का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है।
विराम चिन्ह हम हिंदी भाषा में ही प्रयोग नहीं करते, बल्कि किसी भी भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। बिना विराम चिन्ह के कोई भी भाषा पूरी नहीं मानी जा सकती। इस प्रकार हम कह सकते हैं, हिंदी भाषा में लिखते समय विश्राम या रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। इंग्लिश में ग्रामर में भी आप विराम चिन्ह पढ़ते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पंक्चुएशन। हर भाषा में विराम चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर आप कुछ विराम चिन्हों को देख सकते हैं। क भाग में पूर्ण विराम चिन्ह, और ब्रैकेट में ये जो लाइन लगाई हुई है इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह। इसका प्रयोग वाक्य पूरा होने पर उसके अंत में किया जाता है। जैसे मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ और मेरी बात पूरी हो गई है, वाक्य पूरा हो गया है, तो पीछे हमने इस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। इस लाइन को हमने पीछे लगाया है। प्यारे बच्चों, जब आप कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो पाठ में जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके पीछे हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। आगे से जब भी आप अपनी पुस्तक के पाठ पढ़ेंगे तो इन विराम चिन्हों को ध्यान से देखेंगे। ख भाग में आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, तो पीछे हम पूर्ण विराम का प्रयोग ना करके क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे बनाया हुआ है। इसका प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, और हो के बाद जब हमारा वाक्य पूरा हो गया है, हमने सवाल पूछ लिया है, तो पीछे हमने क्या लगाया है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो इस तरह के हम प्रश्न पूछते हैं और उसके पीछे क्या लगाएंगे, हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ग भाग में आप देख पा रहे हैं अल्प विराम चिन्ह। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, और इसको ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कोमा के रूप में लगाया जाता है। इसका प्रयोग वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए किया जाता है। इसमें बोलते समय पूर्ण विराम से कम विराम दिया जाता है। यानी पूर्ण विराम में हम क्या करते हैं, अपनी बात को जब पूरा कह लेते हैं तो पीछे हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब किसी वाक्य में हमारी बात पूरी नहीं हुई है, लेकिन बीच में थोड़े समय के लिए हमें रुकना है, तो उसके लिए हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे राम, मोहन और सलमा मेला देखने गए। राम के पीछे हमने क्या लगाया है, अल्प विराम, क्योंकि राम के बाद थोड़ा सा हम रुके हैं, फिर मोहन का नाम लिया गया है और सलमा मेला देखने गई। अब हमारी पूरी बात हो गई है, तो गए के पीछे हमने क्या लगा दिया है, पूर्ण विराम चिन्ह। तो पूर्ण विराम चिन्ह में हम ज़्यादा रुकते हैं, जब बात पूरी हो जाती है तो उसके बाद हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बीच में रुकना पड़ता है तो हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम चिन्ह। अगला हमारा विराम चिन्ह है घ भाग में विस्मयादि बोधक चिन्ह, और इसको आप ब्रैकेट में देख सकते हैं कैसे बनाया हुआ है। एक लाइन और लाइन के नीचे बिंदु लगाया हुआ है। इसका प्रयोग दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जब हम बहुत दुखी होते हैं या बहुत हैरान हो जाते हैं, या अपनी खुशी को प्रकट करना चाहते हैं, या किसी के प्रति अपनी नफरत की भावना को प्रकट करना चाहते हैं, तो इस विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, वाह, और वाह के पीछे हमने क्या लगाया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तुमने तो कमाल कर दिया, यानी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत हैरान है किसी के काम को देखकर, और इसीलिए हमने क्या कहा, वाह। वाह के पीछे हमने क्या लगाया, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तुमने तो कमाल कर दिया, इतना अच्छा काम किया कि हम हैरान हो गए। इसी तरीके की बातों को जिसमें खुशी हो, दुख हो, घृणा के भाव हो, आश्चर्य के भाव हो, तो वहाँ पर हम इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी अभी आपने सिर्फ 4 विराम चिन्ह यहाँ पर देखे हैं। पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह और विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह। लेकिन इनके अलावा भी और भी बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं जिनको आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको ये चारों विराम चिन्ह समझ में आए होंगे। आइए अब अपने प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। और प्यारे बच्चों, अभी अभी इनको हमने पढ़ा है। सबसे पहला विराम चिन्ह कौन सा है, पूर्ण विराम चिन्ह। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह। दूसरा जो निशान है वो देखिए ध्यान से, किसका चिन्ह है, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह, क्योंकि जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, तो इसका हम प्रयोग करते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। तीसरा हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह।
जब हम हैरान हो जाते हैं, हम दुखी होते हैं या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, घृणा के भाव हमारे मन में होते हैं, प्रेम के भाव हमारे मन में होते हैं, और इस तरह की बात को कहने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह। और इससे अगला हमारा विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम चिन्ह। जब हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता है तो कोमा का प्रयोग करते हैं, और इसी कोमा को हम क्या कहते हैं? अल्प विराम चिन्ह। आपको इन सभी विराम चिन्हों की पहचान करके इनके नाम लिखने हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर इन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। कुछ वाक्य यहाँ पर दिए जा रहे हैं जो कि हमारे पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी पर आधारित है। पाठ आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपने ध्यान से इन वाक्यों को पढ़ना है और सही विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए दोबारा से इन वाक्यों को लिखना है। क भाग में सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। तो रस्सी कूदते के बाद क्या लगाएंगे? अल्प विराम। थोड़ा सा हम रुक रहे हैं, गेंद खेलते देखती रही। और जब वाक्य पूरा हो गया है, देखती रही के बाद क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम चिन्ह। इस प्रकार से इस वाक्य को दोबारा से हम सही करके लिखेंगे। दूसरा वाक्य है ख, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। तो यहाँ पर सुनीता सवाल पूछ रही है, वो परेशान है, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। तो यहाँ पर पीछे हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, और इस प्रकार से अपने वाक्य को दोबारा से सही करके लिखेंगे। ग भाग में देखते हैं, तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है। पाठ में याद कीजिए, फरीदा जो लड़की मैदान में खेल रही थी वो सुनीता को देखकर हैरान हो जाती है और उसकी पहिया कुर्सी के बारे में उससे सवाल पूछती है। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है। तो वाक्य के अंत में हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर फरीदा ने सुनीता से सवाल पूछा है, और जहाँ पर हम प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, तो उस वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। घ भाग में देखते हैं, अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। तो पूरा वाक्य हमारा खत्म हो गया है, पूरा वाक्य हमारा पूरा हो गया है। तो उसके बाद में हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम चिन्ह। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया, और गया के पीछे हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम चिन्ह। इस प्रकार से अपने वाक्यों को सही करके हम दोबारा से कॉपी में लिखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सुनीता आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है। प्यारे बच्चों, आप भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। वह अपने चाचा जी को पत्र के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के अनुभव बताना चाहती हैं। क्या आप उचित विराम चिन्हों तथा नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र लिखने में सुनीता की मदद कर सकते हैं? प्यारे बच्चों, सुनीता अपने चाचा जी को पत्र लिखना चाहती है और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में बातचीत करना चाहती है। तो क्या आप सुनीता की मदद कर सकते हैं? और आपने पत्र लिखते समय जो शब्द आपको यहाँ पर दिए गए हैं इनका प्रयोग जरूर करना है, और साथ में विराम चिन्ह का सही प्रयोग भी करना है। आप यहाँ पर शब्दों को देख सकते हैं, लॉकडाउन, तकनीक, व्हाट्सएप, पाठ्यक्रम, अध्यापक, बंद, कोरोना। इन शब्दों का प्रयोग करना है, अपने वाक्य बनाने हैं और सुनीता की मदद करनी है चाचा जी को पत्र लिखने में। यहाँ पर आप लिफाफा भी देख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? लिफाफा कहते हैं। और यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अपना पत्र लिखेंगे। और टू के नीचे यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? पता लिखते हैं, जहाँ पर हमें अपना पत्र भेजना है। एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस को ही हिंदी में क्या कहते हैं? पता। प्यारे बच्चों, आप सभी को सुनीता की मदद करनी है पत्र लिखने में। आइए एक पत्र यहाँ पर हम देख लेते हैं। जब भी किसी को हम पत्र लिखते हैं तो जहाँ पर पत्र भेजना चाहते हैं, जिसके पास हम लिखना चाहते हैं, उसका पता लिखना जरूरी है। सबसे ऊपर हम पता लिख देते हैं, मकान नंबर 123, गली नंबर 7, लाल कुआं, नई दिल्ली। उसके बाद जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, अब सुनीता किसको पत्र लिखना चाहती है? चाचा जी को। तो हम क्या लिखेंगे? आदरणीय चाचा जी, प्रणाम। और आप देख सकते हैं हमने विराम चिन्ह का भी प्रयोग किया है, कोमा भी लगाया है, यानी कि अल्प विराम चिन्ह भी लगाया है और पूर्ण विराम चिन्ह भी लगाया है। आगे हम अपना हालचाल बताते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। हम सभी यहाँ पर कुशल पूर्वक हैं और आशा करते हैं कि आप भी अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक होंगे। चाचा जी, आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण हमारे स्कूल बंद हैं, हम स्कूल जाकर नहीं पढ़ सकते, इसीलिए हमारी ऑनलाइन कक्षाएं होती हैं। नई नई तकनीकों के कारण ही ये संभव हो पाया है। ऑनलाइन कक्षाओं में हमारे अध्यापक हमें पढ़ाते हैं और व्हाट्सएप पर हमें गृह कार्य भी देते हैं।
मैं अपना गृह कार्य पूरा करके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजती हूँ। हमारा पाठ्यक्रम भी पूरा हो गया है। शुरू में मुझे ऑनलाइन कक्षाओं में अच्छे से समझ नहीं आता था, लेकिन अभी मुझे ऑनलाइन कक्षाएं बहुत अच्छी लगती हैं। लॉकडाउन की वजह से मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ और ना ही अपने दोस्तों से मिलती हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात करती हूँ। चाचा जी, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए और हम दोबारा से अपने स्कूल जाएं। आप भी मुझे मिलने ज़रूर आना। चाची जी को मेरा प्रणाम। आपकी भतीजी सुनीता। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको भी एक पत्र लिखना है जो सुनीता की तरफ से होगा उनके चाचा जी के लिए। आप इसमें अपनी तरफ से नई बातें भी जोड़ सकते हैं। ये एक नमूना था जो आपको बताया गया है कि किस तरीके से हमें पत्र लिखना है। इसमें आप देख सकते हैं हमने सभी शब्दों का प्रयोग किया है जो हमारे प्रश्न में बताए गए थे, जैसे कि लॉकडाउन, तकनीक, व्हाट्सएप, पाठ्यक्रम, अध्यापक, बंद और कोरोना। आपको भी इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए और सही तरीके से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए सुनीता की मदद करनी है, एक पत्र लिखना है। और हाँ, मेरे पत्र की नकल नहीं करनी है, आपको ये पत्र खुद से लिखना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पत्र से भी अच्छा पत्र लिखकर सुनीता की मदद करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की कार्यपत्रिका में कुल 3 प्रश्न थे। नीचे एक नोट भी दिया गया है, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। बच्चों, विराम चिन्हों के अधिक अभ्यास के लिए अपनी रिमझिम की अभ्यास कार्य पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 123 को करें। हिंदी की वर्कबुक, और वर्कबुक को ही हम क्या कहते हैं, कार्य पुस्तिका। उसका जो पृष्ठ संख्या पेज नंबर 123 है उसको भी आप पूरा कर सकते हैं। आइए देखते हैं पेज नंबर 123 पर क्या दिया गया है। ये आपका पेज नंबर 123 है। आप अपनी वर्कबुक जो कि हिंदी की कार्य पुस्तिका है उसमें पेज नंबर 123 निकाल लीजिए। आइए जाने कितना सीखा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर, कोष्टक में लिखे शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ब्रैकेट को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्ठक। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और ब्रैकेट में 2 शब्द दिए गए हैं। सही शब्द का चुनाव करके आपको अपना वाक्य पूरा करना है। सबसे पहला वाक्य है, सुनीता आज पहली बार अकेले खालिस्तान जाने वाली थी, मेले या बाजार। तो आप सभी जानते हैं सुनीता कहाँ जाने वाली थी, बाजार। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। दूसरा वाक्य है, सुनीता को खालिस्तान की जिंदगी देखने में मजा आता है, सड़क या पहाड़। तो पाठ के अनुसार सुनीता को क्या अच्छा लगता है, सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। तीसरा वाक्य है, सुनीता ने दुकानदार से खालिस्तान किलो चीनी खरीदी, 1 या 2। तो पाठ में हमने पढ़ा था सुनीता ने 1 किलो चीनी खरीदी थी। सुनीता ने दुकानदार से 1 किलो चीनी खरीदी। चौथा वाक्य है, खेल के मैदान में सुनीता को एक लड़की दिखी जिसका नाम खालिस्तान था, जमीला या फरीदा। तो क्या नाम था उसका, फरीदा। खेल के मैदान में सुनीता को एक लड़की दिखी जिसका नाम फरीदा था। इसी पेज पर हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है, पाठ में आए इन वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर इन्हें दोबारा लिखिए। अभी अभी हमने विराम चिन्ह के बारे में जाना है। आइए इन वाक्यों को सही करके दोबारा से लिखते हैं। पहला वाक्य है, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। तो इस वाक्य के अंत में क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। दूसरा वाक्य है, कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। कपड़े बदलना अल्प विराम लगेगा और अंत में हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। इस प्रकार से इस वाक्य को दोबारा से हम सही करके लिख देंगे। तीसरा वाक्य है, सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। तो जब बात पूरी हो जाती है, वाक्य पूरा हो जाता है, तो अंत में हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह। अगला वाक्य है, अमित ने पूछा पर तुम इस पर क्यों बैठती हो। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, तो वाक्य के अंत में हम दोबारा से क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से इन सभी वाक्यों को सही विराम चिन्ह के साथ हम दोबारा से लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आपको अपनी वर्कबुक का कार्य पुस्तिका का ये पेज भी पूरा करना है और साथ में अपनी कार्य पत्रिका यानी कि वर्कशीट के सभी सवालों को हल करना है। आशा करती हूँ आप सभी